बच्चों, आज पुनः मैं गणित कक्षा लेने जा रहा हूं और वो भी है संख्याओं से खेलना, प्ले विथ नंबर्स। प्ले विथ नंबर्स। तो बच्चों, हम लोग संख्याओं के साथ खेलना, प्ले विथ नंबर्स, अगली कक्षा में ये दूसरा भाग है। संख्याओं के साथ खेलना दूसरा भाग है। अभी कितना भाग है ये कहना मुश्किल है, अभी तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में बांट कर मैं चल रहा हूँ, जो कि आप लोगों को भी देखने में समझने में आसानी हो। इसलिए मैं प्रयास करूँगा कि ये जो देख रहे हैं संख्याओं के साथ खेलना, प्ले विथ नंबर्स, उसको। तो फिर हम आते हैं गुणनखंड, फैक्टर्स। तो गुणनखंड जो देख रहे हैं फैक्टर, इसको भी पुनः हम लोग दूसरे रूप से थोड़ा सा जानेंगे। तो बच्चों, इसके लिए हम एक कोई संख्या लेते हैं और संख्या को लेकर हम लोग ब्रिज विधि से, ट्रीज मेथड के साथ के नियम के द्वारा हम लोग इसको समझेंगे। ब्रिज विधि कहा जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक कोई भी संख्या 12, 15, 18, 24, 30, 35 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटी संख्या, अभी मैं 24 लेने जा रहा हूँ। तो आप जो भी ले सकते हैं, लेकिन बनाएंगे नियम वही रहेगा, उसमें कोई आपको दुमत नहीं है। तो बच्चों, तो इस हम लोग ब्रिज विधि में 24 हमारा एक संख्या है। आप इस संख्या को ब्रिज विधि में पढ़ना है। तो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों, यहाँ 24 लिखिए। 24 को हम खंड करेंगे, तो एक बड़ा संख्या लेंगे, यहाँ होगा 12 और यहाँ होगा 2, 12 दूनी 24। अब है बच्चों, यहाँ है 12, 12 को भी खंड किया जाए, तो पहले बड़ी संख्या लेंगे, 6 गुने 2, 6 गुने 2, 2 तो विभाजित नहीं होगा बच्चों, 2 एकम 2, तो 2 को छोड़ दो। अब 6 यहाँ पुनः विभाजित होगा, 3 गुने 2, इस तरह से देख रहे हैं बच्चों। 24 को खंड के 12 दूनी 24, 12 को खंड दिए 6 दूनी 12 और 6 को 3 दूनी 6। दूसरा मेथड हम थोड़ा सा चलते हैं बच्चों, मेथड नहीं है, इसी को दूसरे तरह से खंड करते हैं। मान लिया जाए 24 है, 24 को हम खंड करेंगे 6 चौका 24, मान लिया जाए 6 चौका 24, कट विभाजित हो गया, 2 भागों में खंडित हो गया। अब इसको 2 भागों में खंडित करते हैं, 3 दूनी 6, 4 को खंडित करते हैं बच्चों, 2 दूनी 4, और यहाँ 2 हुआ और यहाँ भी 2। तो अब यहाँ पर हम लोग जरा ध्यान देंगे बच्चों, इससे आगे अब कहीं विभाजित हो रहा है क्या? नहीं। इसमें कहीं आगे विभाजित हो रहा है क्या? नहीं। तो अब इसका जो गुणनखंडन हुआ बच्चों, गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के नाम से भी इसको जाना जाता है, अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि ये और कहीं विभाजित होने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड जो हुआ 24 का, यहाँ देखा जाए 3 2 2 2, अब कहीं कटेगा नहीं बच्चों, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2। हम इसको उलट करके भी लिख सकते हैं, ये 3 को हम लास्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अगर गुना करेंगे बच्चों, जरा देखा जाए, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 इस तरह से अभाज्य गुणनखंड में बट गया। इसमें भी तो वही बच्चों, यही तो चीज़ है गुणनखंड, यहाँ भी वही बात है, 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये भी तो उसी तरह से है, एक ही चीज़ है। तो ये आपका वृक्ष विधि है। आप चाहेंगे तो आप खुद से कोई भी संख्या लेकर इस प्रकार से एक बड़ी संख्या लेना, जैसे 18 रहता तो 9 दूनी 18 करते, 48 रहता तो 24 दूनी 48 करते, तो 2 छोड़ देते, इधर बड़ी संख्या को खंड करते जाइए। जैसे 12 आ गया, 6 दूनी 12, 24 रहता तो 12 दूनी 24 भी और खंड करते जाते, आने इधर रुकते दिया, इसको खंड करते गए, 12 खंड हुआ 1, 6 खंड हुआ 1। इसी तरह से यहाँ 24 को 2 बड़े बड़े भाग में काट दिए, बड़े बड़े भाग यानी 6 और 4, इस तरह से भी हम खंडित कर सकते हैं। और नहीं तो एक अभाज्य संख्या में यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ दोनों भाज्य संख्या है, तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं, खंड कर सकते हैं। अंत में तो आएगा वही, नदी के पानी नदी से जाए चाहे जमीन से जाए, समुद्र में तो जाएगा पानी। तो उसी तरह से यहाँ भी अभाज्य गुणनखंड में आपका यही आएगा, इस विधि में भी, इसमें भी, इसमें भी। तो बच्चों इस तरह से हमको लगता है आप लोगों को कोई कठिनाई नहीं है। अब हम लोग अभाज्य गुणनखंडन मेथड से और एक विधि से सीखेंगे, तो उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा ठीक है, 24 को लेते हैं। अभी 24 आपका सामने है, अब लिखने की जरूरत नहीं, उसको हम कैसे करेंगे वो थोड़ा सा देख लेंगे। फिर एक संख्या लेंगे, लेकिन इस संख्या को थोड़ा सा 24 को देख लें और इसको बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो 24 को ही लेते हैं बच्चों। तो 24 हमारा ये है, और इस तरह से खींचिए लाइन। अब इसको, हाँ ये ध्यान देना है, जब अभाज्य गुणनखंडन या अभाज्य गुणनखंड की ओर चल रहे हैं बच्चों, तो अभाज्य संख्या पहले जानकारी होनी चाहिए। हम अगली कक्षाओं में, गणित की अगली कक्षाओं में अभाज्य संख्याओं के बारे में, प्राइम नंबर के बारे में बता चुका हूँ। कहाँ से शुरू होता है, तो वही 2 से, 2 3 4, सॉरी 4 नहीं होगा, 5 7 11 13, इस तरह से जो किसी से विभाज्य नहीं होगा तो उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। तो हम लोग अभाज्य संख्या में ही चलना है। तो अभाज्य संख्या सबसे पहले छोटी संख्या है 2, तो 2 लगा करके देखेंगे, अगर 2 से विभाजित संख्या हो जाता है तो आगे पहले नहीं जाएंगे, अगर 2 से नहीं होता 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं विभाजित होगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा तो 7 से, इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु यहाँ 24 सम संख्या है, तो निश्चित है 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित करेंगे 24 को तो 12 आएगा। 12 भी सम संख्या है, 2 से विभाजित हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों, 6 आएगा। 6 को 2 से विभाजित करेंगे 3 आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड जो हुआ बच्चों, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया हमारा, आया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, इस तरह से आया बच्चों। किसका, 24 का। आप इसी तरह से एक और कोई भी ले सकते हैं, मान लिया जाए 35 लेते हैं, 36 लेते हैं, तो 35 से लीजिए। 35 का हम अभाज्य गुणनखंड करना है, तो इसको क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग 35 लिखेंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे। अब ये देखना है कि 2 से विभाजित होता है या नहीं, तो 2 से, चूंकि विषम संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगा। तब आप देखेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 के पहाड़ा में आता ही नहीं है। 3 दे 30, 11 दे 33 और 12 दिया 36, तो आगे बढ़ जाता है, पीछे रह जाता है।
यानी 35 विभाजित 3 से नहीं होता है। तो 5 से 35, तो 5 से हम कटाएंगे 5 सत्ते 35, तो ये विभाजित हो गया बच्चों। अब 7 किसी से विभाजित नहीं होगा। जब विभाजित नहीं होगा तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड इसका हो गया, अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया बच्चों, 5 गुणे 7। अब इससे ये भी नहीं खंडित होगा ना, ये खंडित होगा, यानी अभाज्य संख्या में दोनों आ गया। देखिए अभाज्य संख्या, तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है। इसको बढ़िया से समझ लीजिए। अब आप लोग अपने से बहुत से संख्या को माने गुणनखंडन कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों सार गुणनखंड यानी कॉमन फैक्टर भी आपके सामने आएगा। तो सार गुणनखंड किसको कहते हैं उसको थोड़ा सा जानते हैं, उसको हम लोग बड़ी बात इससे जान लें ताकि आप लोगों को कठिनाई ना हो। सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर हम लोग कैसे सार गुणनखंड कैसे निकालेंगे, देखा जाए। सार गुणनखंड तो कोई भी संख्या ले सकते हैं बच्चों सार गुणनखंड में, लेकिन यहाँ पर 2 संख्या को लेना होगा। एक संख्या से काम नहीं चलेगा, एक संख्या में होगा ही नहीं, क्योंकि ये हमारा सार गुणनखंड का मतलब हुआ कॉमन फैक्टर, यानी कॉमन आना चाहिए, कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर हम लोग बनाने के लिए तो क्या होगा बच्चों, कैसे हम लोग निकालेंगे। मान लिया जाए 8 और 12 है, 8 और 12। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 8 के गुणनखंड। 8 के गुणनखंड कौन कौन होगा बच्चों, 1 से 8 कटेगा, 1, 2 से कटेगा 2, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से, 6 से, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, जो कि बता चुका हूँ अगले कक्षा में, 8 से कटा। अब 12 को लेते हैं बच्चों। 12 के गुणनखंड क्या हो जाएगा हमारा, 1 से 12 तो कटेगा ही, कोई भी संख्या गुणनखंड होता है। 1 2 से विभाजित होगा, 2 3 से विभाजित होगा, 3 4 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा और 12 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इस तरह से 12 विभाजित होगा और 1 से 2 3 4 6 12 सभी से विभाजित होगा, जो कि मैं बता चुका हूँ। तब अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा और यानी सार गुणनखंड क्या होगा। तो बच्चों कोई चीज़ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, जो दोनों में मिलता है वही कॉमन फैक्टर होगा। जैसे हमारा 1 1 मिला, 2 2 मिला और 4 4 मिला, इसके अलावा कोई नहीं मिल रहा है। तो सार गुणनखंड हमारा हो गया बच्चों, सार गुणनखंड कॉमन फैक्टर हमारा हो गया कौन, 1 2 4। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया बच्चों। ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है। अब हम लोग कोई भी संख्या लेकर के बना सकते हैं। मेरे विचार से एक लगता है एक और उदाहरण दें क्या, अगर नहीं समझे तो एक और उदाहरण मैं देने जा रहा हूँ, उसको देख लें। जैसे हम 12 18 ले लेते हैं, 12 24, जो कुछ भी संख्या ले लीजिए बच्चों, और आप सार गुणनखंड खुद से बना सकते हैं। मान लिया जाए हम ले लिए 12 और 18 का सार गुणनखंड ज्ञात करें। तो उसी तरह से लिखेंगे बच्चों 12 के अभाज्य गुणनखंड, चाहे गुणनखंड लिखिए
अभाज्य गुणनखंड। तो बताओ बच्चों 12 कौन कौन से विभाजित होगा? 1 से होगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। अब 18 को देखा जाए बच्चों किससे किससे विभाजित होगा? 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 6 18, 3 से होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से होगा, 6 से, फिर और तो विभाजित 9 दूनी 18, 9 से होगा और 18 से। तो बच्चों इस सब दिमाग थोड़ा सा लगाना होगा कौन कौन चीज से विभाजित होने वाला है, इसलिए पहाड़ा याद होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों कौन कौन चीज हुआ? सार्वगुणनखंड में क्या क्या आएगा बच्चों? सार्वगुणनखंड में हमारा आ गया सार्वगुणनखंड में हमारा हो गया 1 1 दोनों में है 1 होगा, 2 2 2 होगा, 3 3 3 भी होगा, 4 नहीं मिल रहा है, 6 6 दोनों में है 6 और तो कोई नहीं है। तो यही आपका हो गया सार्वगुणनखंड। इधर 12 18 ये सब 9 ये सब 4 ये सब दोनों में नहीं मिल रहा है तो उसको कॉमन नहीं कहेंगे, उसको सार्वगुणनखंड नहीं कहेंगे। हम 3 संख्या को लेकर के चल सकते हैं, जैसे 12 18 24 लेके चल सकते हैं। तो उसमें तीनों में मिलना चाहिए, तीनों में अगर इस तरह से मिल जाएगा, जैसे 1 1 है तो लिखे, अगर 24 में भी 1 आएगा तो 24, 2 आता 24 में तो 2 आने। अगर 3 संख्या का सार्वगुणनखंड निकालना है तो तीनों में जो मिलेगा, जैसे यहाँ पर दोनों में जो मिला उन्हीं अंकों को, उन्हीं संख्याओं को लिखा हूं। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है और दिमाग में रखना है कि कैसे हम सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे। अब है बच्चों महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम लोग चलते हैं फर्स्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान तो देना होगा बच्चों, पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज आसान नहीं होता है, ये आपका एक तपस्या है और इस तपस्या में मैं भी आप लोग के साथ शामिल हूँ YouTube के माध्यम से। ये नहीं सोचिएगा कि नारायण सर अपना बिजनेस के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं बच्चों। पैसा ईश्वर के हाथों में है। अगर मेरा विचार सही है, मैं ईमानदारी के पूर्वक कोई भी कार्य करता हूँ तो उसका फल मिलेगा। हर इंसान कोई मेहनत करता है कहीं भी तो उसको मिलता है, लेकिन मैं ये सोच करके नहीं चल रहा हूँ बच्चों, आपके भविष्य अगर बन जाए तो वो मेरे लिए यही भाग्य है। तो बच्चों ऐसा वैसा कुछ नहीं, आप अपना समय निकालें, अपने माता पिता से बोलें कि आपको समय दें, मोबाइल दें और आप उसको मन लगा करके पढ़ें। तो बच्चों महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये आपको जानना है। तो कैसे निकाले ये जानना है, बहुत जरूरी चीज है। तो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं 1 8 और 12, 3 भी संख्या रह सकता है, लेकिन हम यही चल रहे हैं, थोड़ा छोटा हो, नियम मेथड सब एक ही रहेगा। तो यहाँ पर भी बच्चों 8 के गुणनखंड आप लोग लिखेंगे, 8 के अच्छा गुणनखंड। तो 8 के गुणनखंड कौन होगा बच्चों? अभी तो मैं बता चुका हूँ, 1 2 4 8। 12 का बच्चों इसका क्या होगा? 1 2 3 4
6 12। अब है महत्तम समापवर्तक बताएं। बहुत मार्केबल चीज है बच्चों। अब ये देखना है दोनों में कॉमन कौन कौन है। कॉमन तो हमारा हो गया 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। ये 3 चीज हमारे सामने है, 1 2 4। तो इसके लिए बच्चों आपको ध्यान देना होगा, जो बड़ी है उसमें कॉमन में जो बड़ा है, कॉमन में जो बड़ा है वही हमारा क्या होगा, महत्तम समापवर्तक। तो HCF के नाम से भी जाना जाता है। HCF यहाँ लिखेंगे HCF बराबर 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो हमारा महत्तम समापवर्तक इसी तरह से निकाला जाता है बच्चों। आप उसके गुणनखंड लिखते जाइएगा। दूसरा होता है भाग विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक को निकालते हैं। आप लोग महत्तम समापवर्तक और निकाल लेंगे। अब हम थोड़ा सा भाग विधि से सिखाने का प्रयास करूंगा, तो भी कैसे होता है 8 और 12 का महत्तम समापवर्तक, तो उसको भी जाने। तो उसको क्या करते हैं बच्चों, 8 से हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग दिया जाता है। तो हम यहाँ पर भाग दे रहे हैं बच्चों, यहाँ हो गया 12, तो 8 है कम 8, माइनस करेंगे 4 आया। अब ये जो 8 जिसे हम डिवाइड कर रहे थे उसको यहाँ पर लाएंगे, उसको डिवाइड करेंगे इसके शेष राशि से, तो कितना होगा बच्चों, 2 बार। यहाँ अब देखने वाली चीज है, जब यहाँ 0 आ गया, जब शेषफल यहाँ 0 आ जाता है, तो किससे हम डिवाइड कर रहे थे, जो 0 आया, 0 आया, तो यहाँ 4 जो आया बच्चों, 4 में जब ये पूरी कट जाता है या 0 आ जाता है घट के, जैसे 4 दूनी 8 लगाए तो इसका शेषफल 0 आया। तो यही आपका जो आएगा बच्चों महत्तम समापवर्तक जो आएगा बच्चों वो होगा 4। अगर 3 संख्या रहता बच्चों, मान लिया जाए यहाँ 24 भी रहता, जैसे यहाँ और नहीं रहता, जैसे 8 होता, 12 24 चाहे 18, 24 लिखे, 24 लिखे। अब जो है बच्चों यहाँ पर जो 4 से आ गया था, पुनः इसी 4 से ये लास्ट वाली संख्या को डिवाइड किया जाता है। जैसे यहाँ 24 लिख रहे, 4 छक 24 और यहाँ माइनस करें 0, तो फिर 4 से ही आता, 4 से ही विभाजित हो रहा था बच्चों, तो यही मात्रा हमारा हो जाता, हमारा हो जाता 4। तो कोई दिक्कत नहीं बच्चों, अगर हम निकालना चाहेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। 8 12 24 का मात्रा 4 आया। अब 4 आया, 4 से तीनों विभाजित होगा, 8 भी होगा, 12 भी होगा, 24 भी होगा। आप कहते 6 से काहे नहीं हुआ, 6 से जो 12 भी कट रहा था 24, लेकिन क्या 8 कट रहा था, 8 विभाजित हो रहा था, नहीं। 12 से ये हो रहा था, ये हो रहा था, लेकिन 8 नहीं हो रहा था। तो 8 12 नहीं हो सकता है, तो कौन होगा, 8 भी नहीं हो सकता है। 8 और 24 विभाजित हो रहा है, लेकिन 12 नहीं हो रहा। लेकिन 4 से ए भी विभाजित है, ए भी और ए भी, ये तीनों 8 12 24 विभाजित हो रहा है। तो हम मसा इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब आते हैं बच्चों लसा। लसा भी थोड़ा सीख लिया जाए और उसको भी जानना जरूरी है। लघुत्तम समापवर्तक, इसको महत्तम के जगह में हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो ये हम लोग क्या है बच्चों, लघुत्तम।
गलत कैसे? लघुत्तम समापवर्तक कोई भी संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, कोई भी कितनी भी संख्या ले लीजिए बच्चों, आप उसको आराम से खुद से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे थोड़ा सा देखा जाए। सबसे पहले हम 6 और 8 को लेते हैं बच्चों। 6 और 8 का एलसीएम ज्ञात करना मान लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर उधर हम लोग गुणनखंड लिख रहे थे ना, यहाँ गुणज लिखना होगा। क्या लिखना होगा? गुणज। 6 का गुणज। तो बच्चों गुणज के बारे में तो मैं बता चुका हूँ। 1 से पहले गुणा करो 6 को, 6 होगा। 6 को 2 से गुणा करो 12, फिर 6 को 3 से, 6 × 18, 6 × 24, 6 × 25 30। इस तरह से हम लोग को आगे बढ़ना है, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ो अभी। अब आ जाओ 8 से। 8 का गुणज, 8 तो होगा ही, 8 से ही शुरू करो। 8 × 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 25 = 40। लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है। अब है कि लघुत्तम समापवर्तक हम कैसे बताएं। अब है कि बच्चों ये देखना है कि ये दोनों में कहाँ टेली कर रहा है, दोनों में कॉमन कहाँ आ रहा है, कहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पर देखना है 6 कहीं है क्या? नहीं। 12 कहीं है क्या इस लाइन में? इसमें देखना है, नीचे वाला नहीं। 18 नहीं, 18 कहीं नहीं है। 24 है, देखो यहाँ पर 24 मिल रहा है, 24 यहाँ पर मिल रहा है। तो जहाँ मिल रहा है वही होगा लस्य। लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम जिसको कहते हैं, वो हमारा हो जाएगा 24 हो जाएगा बच्चों। 3 अंक का भी बना सकते हैं, 4 अंक का भी बना सकते हैं। अब इसी को थोड़ा हम 6 और 8 का हम निकालते हैं। 6 और 8 का लघुत्तम इस मेथड से 3 4। अब तो कोई नहीं कटेगा बच्चों। तो अब यहाँ पर जरा सा देखा जाए एलसीएम 2 एलसीएम बराबर हो गया 2 × 3 × 4। कितना हो गया बच्चों? 2 × 3 = 6, 6 × 24। तो इस तरह से हमारा एलसीएम निकलता है, इस मेथड से, इस मेथड से। अधिकतर तो हम लोग इसी मेथड से बनाते हैं। तो बच्चों और अगर 3 अंक का लेना चाहेंगे 6 8, तो कुछ और हम बढ़ा देते हैं। अब जिस तरह से उसमें बढ़ाए थे, अब यहीं पर हम कर देते हैं 6 8 12। 6 8 12 कोई भी संख्या ले सकते हैं, इसका कोई जरूरी नहीं। तो 6 8 12 में हम चलते हैं बच्चों। तो 6 8 का तो हो चुका है, अब 12 का हम यहीं पर ले लेते हैं। इसी पर जरा देखा जाए, 6 का हमारा गुणज हो गया, अब 12 8 का गुणज हो गया 12 का। तो 12 शुरू होगा, 12 क्या 12 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 × 36, बच्चों को 48। इस तरह से, लेकिन ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, ये दोनों में 24 मिल रहा था, इसमें है क्या? है, 24 है। तो यहाँ एलसीएम हमारा हो गया 24, इसमें भी। तो ये कोई बड़ा चीज नहीं है बच्चों। आप लोग एलसीएम भी इस मेथड से, यहाँ इसमें निकला, इसमें भी वही होगा, निकाल के देखा जाए। अगर यहाँ पर हम 6 8 हो गया, 12 कर देते हैं, 6 आया। अब कितना? 2 कम से कम विभाज्य होना चाहिए। तो 3 और 6 3 से विभाज्य है, तो 3 यहाँ 1 4 यहाँ 3, सॉरी यहाँ पर 2। अब एलसीएम बराबर क्या हुआ बच्चों? अब 3 से 3 दूनी 6, हाँ। तो 2 से पहले लगा सकते थे, कोई बात नहीं, 2 से फिर लगाएंगे। तो यहाँ 1 2 1। अब यहाँ लिखो, ये अब विभाजित नहीं होगा,
2 3 2, तो इसको 2 ही लिखिए, 2 गुने 2, 2 3 2 और ये वाला 2, 2 या 6 दूनी 12 दूनी 24। तो बच्चों किसी भी तरह से बनाएंगे लघुत्तम समापवर्तक आपका वही आएगा। तो आज लघुत्तम महत्तम समापवर्तक, सार गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आप लोग सीख लिए बच्चों। वृक्ष विधि भी सीख लिए। ये हमको अच्छा लगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करेंगे। देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अथक प्रयास करूँगा। हम कौन क्लास तक पढ़ाएंगे ये हम अभी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इतना मैं प्रयास करूँगा कि आप लोगों का स्तर निम्न से उच्च की ओर ले आऊँगा। यानी मैं जितना जानता हूँ, अगर मुझे आप लोगों के लिए कुछ मेहनत भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, मेहनत करना मेरा फर्ज है। वैसे तो हर इंसान मेहनत करे, मेहनत के बिना इस संसार में कुछ मिलने वाला नहीं है। एक छोटा सा भी काम नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग भी मेहनत करें और आगे बढ़ें। आज की कथा, आज की गणित यहीं तक रहता है। धन्यवाद।